नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। जितने भी बच्चे मेरे साथ क्लास में जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अपने इस हरियाणा जीके के अंदर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिसे हम हिंदी में कृषि और पशुपालन बोलेंगे। उसकी पहली क्लास हम कवर कर चुके थे और पहली क्लास में मैंने आपको कृषि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। हरियाणा में मौसम के आधार पे या हम बात करें ऋतुओं के आधार पे कितने प्रकार की फसलें किसानों के द्वारा यहाँ पर बोई जाती है, वो हमने डिस्कस की थी कि दो प्रकार की हरियाणा में ऋतुओं के आधार पर फसलों को उगाया जाता है, जिसमें एक रबी की फसल थी, एक खरीफ की फसल थी। लेकिन हम अपने देश भारत के अंदर बात करें तो भारत में ये जो फसलें हैं ये तीन प्रकार की उगाई जाती हैं। रबी और खरीफ के बीच में जायद फसलें भी भारत के अंदर उगाई जाती हैं, जिनमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, टमाटर इत्यादि फसलें शामिल हैं। उसके बाद हमने कुछ कल्चर को पढ़ा था, कुछ विधियों को पढ़ा था। विधियां पढ़ने के बाद हमने बच्चों क्रांति को पढ़ना स्टार्ट किया था। और क्रांति का मतलब खेती बाड़ी के क्षेत्र में होता है किसी भी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकारों के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, बीजों की गुणवत्ता में जो सुधार लाया जाता है मेरे बच्चों, उन्हीं को हम खेती बाड़ी के क्षेत्र में क्रांति बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और सबसे पहले खाए जाने वाली दो महत्वपूर्ण फसलें गेहूं और चावल के प्रयास बढ़ाने के लिए किए गए थे, उसी को हमने हरित क्रांति का नाम दिया था। और हरित क्रांति के बाद हमने पढ़ा था कौन सी क्रांति को? श्वेत क्रांति को। बच्चों, इन्हीं बातों से आगे आज की क्लास में कंटिन्यू बढ़ते हैं, कुछ क्रांतियां और डिस्कस करते हैं, कुछ क्रांतियां और डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हम इन्हें बोलेंगे, कृषि क्रांतियां हम बोलेंगे। इसके बाद हमने थर्ड क्रांति को पढ़ना है। श्वेत क्रांति के बाद नेक्स्ट है बच्चों सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का मतलब है गोल्ड रिवॉल्यूशन। तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध होगा वो फलों के उत्पादन से होगा। फलों के उत्पादन से संबंधित होगी आपकी सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। और नीली क्रांति का संबंध है मेरे बच्चों मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन से। और इस क्रांति के यदि हम जनक की बात करें तो नीली क्रांति के जनक हैं अरुण कृष्णन। नीली क्रांति के बाद हम बात करते हैं मेरे बच्चों सिल्वर क्रांति की। सिल्वर जिसे हम हिंदी में रजत क्रांति बोलेंगे। और रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। आप अंडा उत्पादन बोल सकते हो या मुर्गी पालन बोल सकते हो। आप अंडा उत्पादन बोल सकते हो, मुर्गी पालन बोल सकते हो। तो रजत क्रांति का जो संबंध अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन से है, तो बच्चों इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपकी इंदिरा गांधी। फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन जो होंगी वो इंदिरा गांधी होंगी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही मुर्गी पालन को बढ़ावा देने का क्या किया था? प्रयास किया था। और उनका ये प्रयास सफल रहा था, जिसके चलते अंडा उत्पादन में प्यारे बच्चों हमने अपना स्थान बनाया था। इस क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो आंध्र प्रदेश पर पड़ा था।
आपसे पूछा जाए कि इस क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से राज्य पर पड़ा, तो मेरे बच्चों सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो आंध्र प्रदेश पर। और आंध्र प्रदेश के ऊपर इस क्रांति का इतना प्रभाव पड़ा कि आंध्र प्रदेश को एशिया में अंडों की टोकरी के नाम से जाना गया। आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? एग बास्केट ऑफ एशिया। एशिया की अंडों की टोकरी। ठीक है मेरे बच्चों, तो एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। रजत क्रांति के बाद नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति बच्चों? गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन जिसे बोलेंगे। और गुलाबी क्रांति का जो संबंध होगा वो कौन सी मछली से होगा? झींगा मछली। झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। और इसके जो फादर कहलाते हैं, इसके जो जनक कहलाते हैं मेरे बच्चों, वो कहलाते हैं दुर्गेश पटेल। कौन से पटेल? दुर्गेश पटेल इसके जनक माने जाते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। गुलाबी क्रांति के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है हरा सोना क्रांति, ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन इसे बोलते हैं। हरा सोना क्रांति। मेरे बच्चों हरा सोना तो चाय को कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखना हरा सोना जो क्रांति है इसका संबंध होगा बैम्बू प्रोडक्शन से, बांस उत्पादन से। बांस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बांस एक घास है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बैम्बू जो है ना बच्चों, अब इसे हम पौधे की कैटेगरी में नहीं बल्कि एक घास की कैटेगरी में रखेंगे। पहले इसे पौधे की कैटेगरी में रखा जाता था, वृक्ष की कैटेगरी में काउंट किया जाता था बैम्बू को, बांस को, लेकिन अब हम घास की कैटेगरी में से काउंट करेंगे। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों सफेद सोना क्रांति। सफेद सोना क्रांति। तो सफेद सोना जो क्रांति होगी इसका संबंध होगा आपका कॉटन प्रोडक्शन से, कपास उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्रांति है वो है आपकी पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। तो जितनी भी फसलों से हमें तेल की प्राप्ति होती है इन्हें हम बोलेंगे तिलहन फसलें। तिलहन फसलों का मतलब है तेल प्रदान करने वाली फसलें, जैसे आपकी सरसों है, सोयाबीन है, ठीक है, तिलहन फसलें बोल सकते हैं, या इन्हें हम बोलेंगे मेरे बच्चों तेल प्रदान करने वाली फसलें। ठीक है, पीली क्रांति। पीली क्रांति के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है काली क्रांति से, ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो काली क्रांति कौन सी होगी? क्रूड ऑयल से संबंधित होगी, कच्चे तेल से। ठीक है, तो काली क्रांति का संबंध जो होगा वो कच्चा तेल उत्पादन से होगा। मेरे बच्चों काली क्रांति के बाद नेक्स्ट जो क्रांति है वो है हमारी गोल क्रांति। अब सर गोल क्रांति का संबंध किससे होगा? बच्चों आपकी रसोइयों में रखे हुए गोल गोल आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन से संबंधित है आपकी गोल क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट होगी आपकी बोरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन।
और बोरी क्रांति का संबंध एक तो है मसाला उत्पादन से, और एक है मेरे बच्चों चमड़ा उद्योग। ठीक है, एक दो क्रांति और पढ़ा रहा हूं, खेतीबाड़ी से तो उनका संबंध नहीं है लेकिन पेपर में तो पूछा जाता है, जैसे अमृत धारा क्रांति। अब अमृत है धारा किसकी? नदियों की, तो नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है आपकी कौन सी क्रांति? अमृत धारा क्रांति। ठीक है, और एक क्रांति और ध्यान रख लेना, सूर्योदय क्रांति मेरे बच्चों। तो सूर्योदय क्रांति का जो संबंध होगा वो किससे होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से संबंध है कौन सी क्रांति का मेरे प्यारे बच्चों? सूर्योदय क्रांति का। तो ये आपकी कुछ क्रांतियां हैं खेतीबाड़ी के क्षेत्र में। ठीक है, दो क्रांति पिछली क्लास में हम कवर कर चुके थे। जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांति थी वो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी, जिसके बाद अन्य क्रांतियों की शुरुआत भारत में होती है अलग अलग क्षेत्र में। उसके बाद सेकंड जो क्रांति थी बच्चों वो थी दूध से रिलेटेड, और दूध से रिलेटेड जिस क्रांति को शुरू किया गया था वर्गीज कुरियन के द्वारा उसे हम बोलते हैं श्वेत क्रांति, यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद हम अपने हरियाणा की खेती से संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे बच्चों। हरियाणा की खेती से जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम कवर करेंगे। अब अपना जो हरियाणा है इसको हम मुख्यतः दो कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करने का काम करेंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हरियाणा को मुख्यतः कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हरियाणा की बात करेंगे तो ध्यान रखना है हरियाणा को मुख्यतः दो कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है मेरे बच्चों। तो आपको एक तो नंबर पता होना चाहिए कि हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। दो कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक है आपका उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये कौन सा क्षेत्र है? ये वो क्षेत्र है जहां हरियाणा के अंदर चावल, गेहूं, कपास,
और सब्जियों का उत्पादन होता है। ठीक है, तो चावल, गेहूं, कपास, सब्जियों का उत्पादन क्षेत्र क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र कहलाएगा। दूसरा जो है मेरे बच्चों वो है दक्षिण पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हरियाणा के अंदर उष्ण कटिबंधीय फल आदि का उत्पादन होता है। इसे बोलेंगे दक्षिण पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र। तो ये आपको दो कृषि जलवायु क्षेत्र ध्यान रखने हैं। आपसे पेपर में पूछा भी जाएगा कि हरियाणा को मुख्यतः कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है? आप बोलेंगे दो कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलेगा। अब हम अपने हरियाणा के अंदर, तो ध्यान रखना है, अब हम अपने हरियाणा के अंदर फसल, फल, सब्जी, मसाला, फूल आदि का उत्पादन क्षेत्र पढ़ेंगे कि खाए जाने वाली फसलों में मुख्य फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से जिले में होता है? बच्चों, फूलों के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा फूल हरियाणा के अंदर किसानों के द्वारा उगाया जाता है? मसालों के अंदर बात करेंगे तो कौन सा मसाला सबसे ज्यादा उगाया जाता है? ठीक है, सबसे पहले फसलों से शुरुआत कर लेते हैं। फसलों के अंदर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश के अंदर जो सबसे ज्यादा उगाया जाता है और सबसे ज्यादा जो खाया जाता है वो क्या है? गेहूं। ठीक है, गेहूं का जो प्राचीन नाम रहा मेरे बच्चों वो गोधूम रहा है। गेहूं को पहले किस नाम से जाना जाता था? गोधूम के नाम से जाना जाता था। गेहूं जो है इसका उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका सिरसा में होता है। सिरसा के बाद दूसरे नंबर पे गेहूं के उत्पादन के मामले में करनाल आता है, और करनाल के बाद तीसरे नंबर पे आता है कौन? हिसार। ठीक है, गेहूं जो है मेरे बच्चों, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। एक तो ये ध्यान रखना है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली ये फसल है। प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली ये क्या है? फसल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि देश के अंदर जो गेहूं सुधार कार्यक्रम था बच्चों, इसकी शुरुआत 1965 के अंदर की गई थी। नाइनटीन 1965 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी गेहूं सुधार कार्यक्रम की। ठीक है, नेक्स्ट मेरे बच्चों ध्यान रखना है कि इसी गेहूं सुधार कार्यक्रम को आगे चल के
गेहूं है जो अनुसंधान केंद्र के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। तो गेहूं वह जो अनुसंधान जो केंद्र है देश के अंदर, जिसे हम बोलेंगे केंद्रीय गेहूं निदेशालय, केंद्रीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1978 के अंदर। ठीक है, वर्ष 1978 के अंदर। इसे DWR के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय गेहूं निदेशालय, और साथ ही साथ इसे कृत्रिम गेहूं जीन बैंक भी कहा जाता है। कृत्रिम गेहूं जीन बैंक इसे कहा जाता है। ठीक है, तो गेहूं से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। गेहूं के बाद सेकंड जो फसल है वो है सर चावल। चावल का जो पुराना नाम रहा मेरे बच्चों वो व्रही रहा। ठीक है, चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा हम बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चावल का करनाल के अंदर। करनाल के बाद बात करें मेरे बच्चों कैथल के अंदर। कैथल के बाद बात करें कुरुक्षेत्र के अंदर, और कुरुक्षेत्र के अंदर बात करें कुरुक्षेत्र में पानीपत के अंदर, पानीपत के अंदर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा के अंदर ये 4 जिले चावल के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, और इन चारों के चारों को हम बोलते हैं राइस बाउल ऑफ हरियाणा। राइस बाउल ऑफ हरियाणा, यानी कि इन्हें हम क्या बोलेंगे, धान या चावल का कटोरा। तो मेरे बच्चों धान या चावल का कटोरा कहा जाता है किसको, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत को। लेकिन सबसे बड़ा जिला है इन चारों में करनाल, तो करनाल के अंदर चावल का उत्पादन बड़े स्तर पे होता है। ठीक है, यहीं पर आपको 2 क्वेश्चन और कवर करने हैं। एक क्वेश्चन तो चावल से ये कवर करना है कि प्रदेश में अच्छी किस्म के बासमती चावल का जो उत्पादन वाला क्षेत्र है मेरे बच्चों वो है त्रावड़ी। और त्रावड़ी कस्बा है कौन से जिले का, करनाल जिले का। कौन से जिले का, करनाल जिले का। ठीक है, एक चावल के अंदर ध्यान रखेंगे चावल निकालने
कि मिलों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? कैथल के अंदर है बच्चों। तो चावल का निर्यात जो बड़े स्तर पे होता है हरियाणा के अंदर, वो कैथल से होता है। खेती कभी चावल की नहीं होती, खेती हमेशा धान की होती है। किसकी होती है? धान की। ठीक है, खेती हमेशा किसकी होगी? दान की होगी। तो दान से छिलके को उतरना है तो बच्चों उसको मिल में लेके जाना पड़ेगा। और चावल बनाने की मिलों की संख्या सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर कैथल के अंदर है। तो इसलिए जहां पर दान चावल आके बनेगा बच्चों, वहीं से ट्रकों के अंदर भर भर के दूसरे राज्यों के अंदर क्या किया जाएगा? निर्यात किया जाएगा ना। तो बासमती चावल का निर्यात बड़े स्तर पे कौन से शहर से होता है, कौन से जिले से होता है? तुम बोलोगे कैथल से। चावल का उत्पादन या धान का उत्पादन बड़े स्तर पे कहां से होता है? करनाल से होता है। कहां से होता है? करनाल से। ठीक है, चलेगा। अगली फसल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फसल आएगी मेरे बच्चों, वो है आपकी मक्का। मक्का, और मक्का के उत्पादन में जाना जाता है आपका कौन सा जिला? पंचकुला। पंचकुला और अंबाला। ठीक है, लेकिन यहां से ध्यान रखेंगे कि मक्के का स्टार्च तैयार किया जाता है हरियाणा के अंदर। हर खाए जाने वाली चीज के अंदर क्या होता है सर? स्टार्च होता है। तो मेरे बच्चों आपसे पूछ ले कि प्रदेश में मक्के का स्टार्च प्रदेश में मक्के का जो स्टार्च है ये आपका यमुनानगर के अंदर। कहां पर? यमुनानगर के अंदर। 4 नंबर पे बात करेंगे कौन सी फसल की? कपास की, कॉटन की। कपास का जो बच्चों सबसे ज्यादा उत्पादन वाला जिला है वो है आपका सिरसा जिला। सिरसा जिला। ठीक है, और ये जो कपास की हम बात कर रहे हैं तो बच्चों अपने देश के अंदर कपास के 2 रिसर्च सेंटर है, 2 अनुसंधान केंद्र, जिसमें से एक केंद्रीय कपास जो अनुसंधान केंद्र है वो है आपका सिरसा के अंदर। सिरसा के अंदर। ठीक है, लेकिन हरियाणा के अंदर कपास के व्यापार के लिए कौन प्रसिद्ध है? प्रदेश में कपास व्यापार हेतु जो प्रसिद्ध है मेरे बच्चों, वो है पलवल। इसीलिए पलवल को हम क्या बोलते हैं? कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा बोलते हैं। कॉटन का प्रोडक्शन, कॉटन का उत्पादन नहीं होता पलवल में, लेकिन कॉटन का व्यापार होता है। इसीलिए इसे क्या बोल देंगे हम? कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा। कॉटन सिटी सिरसा को नहीं बोलेंगे, पलवल को बोलेंगे। ठीक है, कपास के बाद आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट।
कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट जो फसल है ना बच्चों वो है हमारी ज्वार। सर ज्वार के लिए कौन जाना जाता है? ज्वार के लिए जाना जाता है एक रोहतक और एक रेवाड़ी, ठीक है। ज्वार के बाद आ जाओ बच्चों चना और बाजरा। चना और बाजरा जो है इसके लिए फेमस है कौन? भिवानी। चना और बाजरा के लिए फेमस कौन है मेरे बच्चों? भिवानी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहां पर सरसों, ठीक है। सरसों के लिए बच्चों जाना जाता है आपका महेंद्रगढ़, ठीक है। लेकिन जो नई फसल रिपोर्ट आई है नवीनतम आंकड़ों के आधार पर बच्चों सरसों के उत्पादन में भिवानी सबसे ऊपर आ चुका है। तो नवीनतम आंकड़ों के आधार पर जिला भिवानी सबसे ऊपर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों उत्पादन के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गन्ना। बच्चों गन्ना का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो है आपका यमुनानगर में, और यमुनानगर यदि ऑप्शन में ना हो और गन्ने का उत्पादन है करनाल में, ठीक है। गन्ना जो है प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी फसल है। प्रदेश की सबसे प्रमुख क्या है सर? ये नकदी फसल है आपकी, ठीक है। बच्चों बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा हरियाणा के अंदर एक शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई थी 1932 में। तो हम बात करें हरियाणा के अंदर गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर ये है आपका करनाल के अंदर, ठीक है। और इसकी स्थापना भी आपको ध्यान रख लेनी है 1932 के अंदर मेरे बच्चों इसे स्थापित किया गया था। 1932 के अंदर इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये 8 अपने हरियाणा की मुख्य फसलें आप लोगों को क्या है ध्यान रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करेंगे, बात कर लेते हैं फिर किसकी? सब्जियों की। सब्जियों में सबसे पहले बात कर लेते हैं आलू की, क्योंकि आलू ही अपने हरियाणा में, हरियाणा क्या सभी जगह आलू ही बनता है ना। जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं पीजी वगैरह में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी खाते हो तुम? आलू ही खाते हो। घर पे भी तो आलू ही खाते होगे। तो बच्चों सप्ताह के 7 दिनों में से 5 दिन आलू ही बनते हैं, ठीक है। आलू का अलग अलग सेगमेंट बनता है ना। तो कोई बड़े प्यारे बच्चों बड़े आलू की सब्जी बना दी जाएगी, कभी छोटे आलू की बना दी जाएगी, कभी आलू को उबाल के प्यारे बच्चों वो गोलिया सा तैयार कर दिया जाता है ना। तो घर में जो महिलाएं हैं ना बड़ी तेज और तर्रार और चालाक होती हैं, ठीक है। घर को वह ऐसे ही नहीं चलाती, बड़े सिस्टम से चलाती है। तो एक ही आलू को सप्ताह में प्यारे बच्चों बनाएगी, लेकिन अलग अलग टेस्ट आएगा, ठीक है। जिससे हम ये भी नहीं बहाना बना सकते हैं कि डेली आप एक ही आलू, शिकायत कर सकते हैं कि डेली आप एक ही आलू की सब्जी बनाते हो ना। तो आलू जो है ना ये अपने घरों में सबसे ज्यादा इसलिए बनता है क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली सब्जी कौन सी है? आलू है।
और आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर। बच्चों आपको पता होना चाहिए आलू प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली सब्जी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली क्या है? सब्जी है, ठीक है। उसके बाद प्रदेश के अंदर जो आपका आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है, पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर इंग्लिश में बोलेंगे, प्रदेश में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, बच्चों ये कहाँ है सर? शामगढ़ गांव में। सर ये शामगढ़ गांव कहाँ है? बच्चों ये शामगढ़ गांव है आपका नीलोखेड़ी तहसील का गांव। सर ये नीलोखेड़ी तहसील कहाँ है? नीलोखेड़ी तहसील भी बताने की जरूरत क्या मेरे को पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि सर ये करनाल जिले के अंदर है, ठीक है। और जहां पर बच्चों आपका ये आलू प्रौद्योगिकी के अंदर है, वहीं पर हरियाणा के अंदर आलू का पहला मेला आयोजित किया गया था। मेले का मतलब भीड़ होता है, तो आलूओं की भीड़ ही वहां पर लगा दी गई थी। आलू ही आलू नजर आए होंगे, आलू की अलग अलग किस्में नजर आई होंगी। तो आलू के प्रथम मेले का आयोजन ठीक है कहां पर? शामगढ़ गांव के अंदर। आलू के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो बच्चों जहां से हम आलू खरीदते हैं जिस सब्जी वाले से, फिर उससे फ्री में क्या मांगते हैं? धनिया भी मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं। तो जहां पर आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा, धनिया का उत्पादन भी सबसे ज्यादा वहीं से होगा। तो आलू और धनिया एक साथ रहेंगे, है ना। अब आलू के साथ साथ ध्यान रखना है प्याज, प्याज मेरे बच्चों ये जो प्याज है ना, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है अम्बाड़ा के अंदर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है गोभी। अब गोभी चाहे खुली हो, चाहे प्यारे बच्चों बंद गोभी हो, ठीक है, चाहे पत्ते वाली गोभी हो, चाहे फूल वाली गोभी हो, तो गोभी गोभी होती है। और गोभी का उत्पादन बड़े स्तर पे होता है कहाँ पर? सर सोनीपत के अंदर, सोनीपत, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों मशरूम। मशरूम या जिसे हम क्या बोलेंगे? खुम्बी। बच्चों मशरूम और खुम्बी अपने हरियाणा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सिर्फ हरियाणा ही नहीं भारत के अंदर ही, सोनीपत, ठीक है। और इस मशरूम के उत्पादन के मामले में हरियाणा का भारत में पहला स्थान आता है। इस फसल उत्पादन में हरियाणा का भारत में प्रथम स्थान है मेरे बच्चों। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। मशरूम और खुम्बी के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध गांव है वो भी ध्यान रखना है आपको, और उस गांव का नाम है खूबड़ू। सोनीपत जिले का ही गांव है मेरे बच्चों, खूबड़ू। ये मशरूम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पूरे हरियाणा के अंदर जब भी मशरूम का नाम आता है, इस गांव की चर्चा होगी ही होगी, क्योंकि ये गांव जाना ही जाता है एक तो बाबा सम्मक शाह के मेले के लिए, और एक साथ के साथ मशरूम या खुम्बी के उत्पादन के लिए। तो जल्दी से इन सब्जियों को नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
चलेगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम पढ़ चुके हैं कौन से नंबर तक, 13 नंबर तक, ठीक है। 14वें नंबर पे हम पढ़ते हैं बच्चों, 14वें नंबर पे हम पढ़ते हैं कौन सी सब्जी आपकी, लहसुन। कुछ मसालों की बात करते हैं। लहसुन के लिए फेमस आपका कौन, करनाल। उसके बाद है मेरे बच्चों हल्दी मिर्च। चलेगा बच्चों। तो बीच में थोड़ा सा लाइट ने फ्लक्चुएट किया, जिसके कारण बोर्ड आपका थोड़ा सा बंद हुआ और दोबारा प्रोसेसिंग में टाइम लगा, ठीक है। और आप लोग डिस्टर्ब हुए, इसके लिए सॉरी। लेकिन अब कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। लहसुन के बाद नेक्स्ट जो मसाला है आपका, वो है हल्दी। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला जो मसाला है, वो है हल्दी।
और हल्दी का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका यमुनानगर में होता है। तो हल्दी में आपको एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला मसाला है आपका। प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला ये आपका क्या है मेरे बच्चों, मसाला है। ठीक है, बात करें तो प्रदेश के अंदर एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट है। आपकी रसोइयों के अंदर जो हल्दी है बच्चों वो प्रोसेस करके तैयार की गई है, प्रोसेसिंग के बाद ही वो आपको पाउडर के रूप में मिलती है। तो प्रदेश में ये जो हल्दी का पाउडर तैयार किया जाता है इसके लिए जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो एक ही है अभी तक, और एकमात्र प्रोसेसिंग प्लांट रादौर यमुनानगर के अंदर है। रादौर यमुनानगर। ठीक है, और इस प्रोसेसिंग प्लांट की यदि हम स्थापना की बात करें मेरे बच्चों, इसे स्थापित किया गया था 2009 में। ठीक है, चलेगा। हल्दी के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथी की। मेथी का जो उत्पादन होता है मेरे बच्चों वो होता है गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव बोलिए या गुरुग्राम बोलिए। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ फलों की, और फलों में है आम। आम का उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा वो यमुनानगर में होता है बच्चों। और यमुनानगर के साथ साथ बात करें, यदि यमुनानगर ऑप्शन में ना हो तो आपको आंसर देना पड़ेगा क्या सर, अम्बाड़ा। आम जो है यह प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फल है। ठीक है, प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला मेरे बच्चों ये क्या है, फल है। ठीक है, आम के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट अमरूद की। अमरूद का उत्पादन करनाल के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों सेब और केला। सेब व केला, अब देखिएगा हरियाणा के अंदर सेब और केले का उत्पादन नहीं हो सकता, लेकिन सेब और केले का उत्पादन हम बात करें अकॉर्डिंग टू HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो पेपर लिया तो सेब और जो केला है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका होता है कहाँ पर, फतेहाबाद। HSSC मानती है फतेहाबाद, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया
फतेहाबाद आंसर माना गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फतेहाबाद आंसर माना गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सीट्रस फल, खट्टे फल। सीट्रस फल जिनके अंदर होता है विटामिन सी, सीट्रस या खट्टे फलों का जो उत्पादन होगा वो होगा मेरे बच्चों सोनीपत के अंदर। बात करें चिक्कू की, चिक्कू के लिए जाना जाता है सिरसा। बात करें आंवला की, मेरे बच्चों आंवला के लिए जाना जाता है आपका सिरसा। ठीक है, सिरसा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अपने फल मैंने आपको बता दिए हैं, सब्जी मैंने आपको बता दी है, और फसल मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो फूलों की बात करेंगे, फूलों की बात करेंगे। तो फूलों के अंदर आपको ध्यान रखना है गेंदा। गेंदा का जो उत्पादन है बच्चों वो है गुरुग्राम के अंदर और फरीदाबाद के अंदर। नई रिपोर्ट के आधार पे हम बात करें, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर नवीनतम आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में सबसे अधिक उगाया जाने वाला फूल है ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी बच्चों, गेंदा के बाद ग्लैडियोलस की। ग्लैडियोलस की बात हो या बात हो रजनीगंधा की, ये रजनीगंधा पान मसाला नहीं, फूल का नाम है मेरे बच्चों। ठीक है, और इसका उत्पादन होता है आपका फरीदाबाद में। और अब बात कर लेते हैं उस फूल की जिसका नाम लेते ही तुम हो जाते हो खुश कि कोई ना कोई बनेगी देने वाली, गुलाब। ठीक है, लेकिन जब तक नौकरी नहीं तब तक बच्चों गुलाब नहीं। ठीक है, गुलाब इज इक्वल टू सरकारी नौकरी हो चुका है आज। तो गुलाब का जो उत्पादन है ना ये आपका होता है सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर पानीपत में। वैसे गुलाब की पैदावार के लिए चंडीगढ़ प्रसिद्ध है। चंडीगढ़ के अंदर गुलाबों का एक बगीचा भी है जिसकी स्थापना 1967 के अंदर की गई थी मोहिंदर सिंह रंधावा के प्रयासों से, जिसका पूरा नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन है मेरे बच्चों। सेक्टर 16 चंडीगढ़ के अंदर ये आपका स्थित है, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन। ठीक है, तो ये आपको हरियाणा के अंदर फसल, फल, सब्जी और फूलों का उत्पादन मैंने पढ़ा दिया है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे कृषि क्षेत्र से, जितने और महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन बनते हैं कुछ मंडियां मैं आपको पढ़ाऊंगा वो कवर करते हैं। तो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा और उसके बाद मैं आपको कृषि क्षेत्र से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करवाता हूं बच्चों। तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
चलेगा बच्चों, नोट कर चुके हो? चलिएगा आगे बढ़ें, फिर हेडिंग डालिएगा कृषि क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन। कृषि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन या महत्वपूर्ण तथ्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश में इजराइल देश के सहयोग से प्रदेश में इजराइल देश के सहयोग से स्थापित जो आपको कृषि प्रोजेक्ट हैं, इन सारे के सारे इजराइल देश से रिलेटेड प्रोजेक्ट को हम बोलेंगे इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। वर्ष 2006 में भारत और इजराइल दोनों देशों ने एक दूसरे का खेतीबाड़ी के क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से सहयोग करने का फैसला किया और एक समझौते पर सिग्नेचर किए। बच्चों, उसके बाद दोनों देशों के सहयोग से जितने भी स्थापित किए गए प्रोजेक्ट उनको नाम दिया गया इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। और अपने हरियाणा के अंदर भी बच्चों ये 6 इंडो इजराइल प्रोजेक्ट जो हैं अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए 6 इंडो इजराइल प्रोजेक्ट हरियाणा के अंदर स्थापित किए जा चुके हैं। पहला जो आपका सेंटर स्थापित किया गया वो था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। सब्जियों की गुणवत्ता का केंद्र इसे बोलते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहाँ स्थापित किया गया? ये गरोंडा के अंदर। सब्जियों की गुणवत्ता का केंद्र इसे हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में मैंने लिख ही दिया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, गरोंडा करनाल के अंदर। बात करें मेरे बच्चों इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 2011 के अंदर की गई थी। ठीक है, 2011 के अंदर। सेकंड जो आपका जो सेंटर है वो ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल के बाद मेरे प्यारे बच्चों फ्रूट्स, यानी कि फल उत्कृष्टता के अंदर इसे बोलेंगे। ये आपका मांगेआना गांव के अंदर, मांगेआना गांव सिरसा। बच्चों इसकी स्थापना 2013 के अंदर।
बस इन दो की स्थापना ध्यान रख लेना। पहला आपका सब्जियों को लेकर था, दूसरा फलों को लेकर। तीसरा जो है बच्चों वो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब है बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सेंटर स्थापित किया गया। कहां पर? गिगनाऊ गांव के अंदर। गिगनाऊ गांव भिवानी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट। इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। फल के अंदर ये मेरे प्यारे बच्चों लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर। पांचवा जो सेंटर है वो आपको ध्यान रखना है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर। फ्लावर्स का मतलब फूल, और फूलों से रिलेटेड जो आपका सेंटर है ये मुनीमपुर गांव के अंदर। और मुनीमपुर जो गांव है ये है आपका झज्जर जिले का गांव, ठीक है। और छठा जो है बच्चों वो है आपका मधुमक्खी पालन केंद्र। ये भी इजराइल देश के सहयोग से। तो कोई भी सेंटर का आपसे स्थान पूछ सकता है, कौन से देश के द्वारा ये स्थापित किया गया सहयोग करके, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मधुमक्खी पालन केंद्र ये है आपका रामनगर के अंदर। और रामनगर कहाँ है बच्चों? शाहाबाद में है सर। और शाहाबाद कहाँ है बच्चों? कुरुक्षेत्र के अंदर है सर, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो ये 6 के 6 सेंटर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे आपसे पूछेगा प्रदेश के अंदर फूल मार्केट, फूल मार्केट का मतलब है फूल मंडी। तो कुछ मंडी आपको ध्यान रखनी है। जैसे प्रदेश के अंदर फूल मंडी कहाँ? आप बोलेंगे गुरुग्राम। आपसे पूछेगा प्रदेश में सेब मंडी कहाँ? तो मेरे बच्चों आपको बोलना है पिंजौर। पिंजौर पंचकुला। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है प्रदेश में अनाज मंडी लाडवा। कुरुक्षेत्र, ठीक है बच्चों। ये आपकी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी बताई जाती है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है आपकी लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर। लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम इतना सा ही कवर करेंगे।
बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका कृषि वाला टॉपिक तो कंप्लीट होगा ही होगा, हम पशुपालन वाले टॉपिक की भी समाप्ति करेंगे। ठीक है, तो कृषि और पशुपालन आपका अगली क्लास में अच्छे तरीके से ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हरियाणा की ज्योग्राफी में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हरियाणा की जलवायु पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, हरियाणा की जो मिट्टी होगी वो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी की समाप्ति की घोषणा करेंगे और नए फिर सेगमेंट को शुरू करेंगे। या तो हम हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर हम हरियाणा की पॉलिटी राज व्यवस्था को शुरू करेंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।